हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल पीआरटी इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम सोनेट 29 लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल और झारखंड सहायक शिक्षक बनने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें सीजीएल और झारखंड सहायक शिक्षक दोनों का लगभग सेम सिलेबस दिया गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में पोएट्री सेक्शन के फर्स्ट पोएम सोनेट 29 के राइटर विलियम शेक्सपियर के बारे में डिटेल्स डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में जाके देख लेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो जाएगी और आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक राइटर के बारे में और दूसरा उसके प्रिस्क्राइब्ड वर्क के बारे में। आपसे एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन जो है उसके जो है राइटर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड वर्क है उसे से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, बल्कि उस राइटर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं। अगर आप दोनों वीडियो देखेंगे, दोनों वीडियो को देख लेंगे, एक साथ देख लेंगे, इसके बाद उसको भी जाके देख लेंगे, या उसको पहले देखेंगे उसको बाद में देख लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको एग्जाम में आपसे कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए अगर सोनेट 29 या उसके राइटर विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो आप इजी में एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। आपसे एक भी क्वेश्चन, आई एम वेरी मच श्योर कि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिस नहीं करेंगे, आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि सोनेट 29 है क्या। ओके, तो सोनेट 29 आप देख पा रहे हैं कि नाम से ही पता चल रहा है एक सोनेट है, एक शेक्सपियरियन सोनेट है। और सोनेट का मतलब होता है एक ऐसा कविता जो 14 लाइन में लिखा जाता है। किसमें कितने लाइन में? 14 लाइन्स में, यानी 14 लाइन्स का सोनेट होता है। ओके, तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक सोनेट है। जो है ये सोनेट नंबर 29 है। अपने जीवन काल में इन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट से लिखे थे। याद रखेंगे, इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर ने हाउ मेनी सोनेट्स आर देयर रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर। तो 154 सोनेट्स जो है इनके द्वारा लिखा गया। ओके, तो उसमें से जो है सोनेट 29 आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आप इसको जब पढ़ लेंगे, आप अपने बुक में देखेंगे या यूट्यूब में देख रहे हैं मेरी वीडियोस को देख लेंगे, तो आपकी समझ ठीक हो जाएगी। आप एंड तक बने रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सोनेट 29 कब पब्लिश किया गया या कब लिखा गया। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। रिटन इन यानी सोनेट 29 जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, इसको कब लिखा गया? तो अराउंड 1590, यानी लगभग 1590 के आसपास लिखा गया था। ओके, पब्लिश्ड देखेंगे, पब्लिश्ड PUB लिखा मैंने, पब्लिश्ड आप समझ जाएंगे। पब्लिश्ड 154 सोनेट्स, यानी आप जानते हैं, मैंने अभी कहा आपको कि विलियम शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में कितने लिखे? 154 सोनेट्स लिखे। तो 154 सोनेट्स जो लिखा उन्होंने, तो एक साथ ही सबको कलेक्शन में जो है पब्लिश किया गया था। ओके, और कब किया गया था? 1609 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? थॉमस थॉर्पे के द्वारा किया गया था। तो ऐसा नहीं है जैसे वो प्ले लिखते थे या ड्रामा लिखते थे, समझ रहे हैं, या कोई कविता लिखते थे, तो उसमें क्या होता था कि वो 1 बाय 1 करके जो है जैसे लिखते थे, थोड़ा दिन के बाद उसको पब्लिश करवाते थे। लेकिन ये जो था सोनेट्स जो है सोनेट नंबर 1 से 154 तक जो लिखा इन्होंने, तो इसको एक ही साथ जो है पब्लिश किया गया था, एक कलेक्शन में। ओके, एक बंच में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? थॉमस थॉर्पे के द्वारा। कब किया गया था? 1609 में किया गया था, यानी फर्स्ट फोलियो में किया गया था। फर्स्ट फोलियो 1609 में आप जानते हैं, और सेकेंड फोलियो 1623 में किया गया था, 1623 में। और ये पॉस्थुमसली किया गया था। ओके, तो यहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सोनेट 29 जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है उसको कब लिखा गया है? तो अराउंड 1590 जो है 1590 के आसपास, और पब्लिश एक साथ किया गया एक कलेक्शन में, कलेक्टेड में। ओके, और कब किया गया? 1609 में। और किसके द्वारा किया गया? थॉमस थॉर्पे के द्वारा। ओके, तो पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, पब्लिश्ड इन, इनको पब्लिश कब किस में किया गया? तो जब पब्लिश किया गया था द फेयर यूथ सोनेट्स। ओके, इस चीज को याद रखेंगे, इसी में पब्लिश किया गया था। और ये इसमें जो है द फेयर यूथ सोनेट में जो पब्लिश किया गया था, इसमें कितने सोनेट्स थे? देखेंगे, सोनेट नंबर 1 से सोनेट नंबर 126, यानी 126 यानी 1 से 126 तक के सोनेट जो है
इस बंच में जो है पब्लिश किया गया था, द फेयर यूथ सोनेट्स, याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोनेट 29 विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है लिखा गया था, उसको पब्लिश किस जब कलेक्शन में किया गया था, तो याद रखेंगे द फेयर यूथ सोनेट्स। ओके, वन और इसमें कितना नंबर से किया गया था, सोनेट नंबर कितना से कितना तक, तो सोनेट नंबर 1 से 126। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, टाइटल या ओपनिंग लाइन ऑफ द सोनेट। ये जो सोनेट है यानी सोनेट नंबर 29 जो है आपके सिलेबस में दिया गया है, इसका टाइटल क्या है यानी फुल नेम क्या है, या कह सकते हो ओपनिंग लाइन क्या है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई कविता का दे देगा, कुछ लाइन दे देगा, 3-4 लाइन दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा ओपनिंग लाइन है। तो याद रखेंगे ओपनिंग लाइन जो है सोनेट 29 का या टाइटल जो है, वेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज, इस चीज़ को याद रख लेंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन इज द ओपनिंग लाइन ऑफ सोनेट नंबर 29। ओके, तो आप इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, काइंड, यानी ये किस तरह का सोनेट है, याद रखेंगे किस तरह का सोनेट है, यानी सोनेट 29 किस तरह का है, तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, इसलिए शेक्सपियन सोनेट कहा जाता है इसको। ओके, और इसको एलिजाबेथन सोनेट भी कहा जाता है, इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे तीनों आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और लास्ट में दिया जाएगा ऑल द एबव। तो आप ऐसा नहीं जो है कीजिएगा कि शेक्सपियर सोनेट दे दीजिएगा, आप सोचेंगे कि एलिजाबेथन सोनेट नहीं है या इंग्लिश सोनेट नहीं है, बल्कि ये तीनों है। ओके, और लिरिक भी है, ध्यान देंगे, ये जो है इसको लिरिक भी कहा जाता है। ओके, और लव सोनेट भी कहा जाता है। और ये किस पर्सन में लिखा गया, फर्स्ट पर्सन में लिखा गया। कवि जो है खुद के बारे में बताता है। ओके, ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ। ओके, तो ये फर्स्ट पर्सन भी यहाँ पीओ भी पूछा जा सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू किस पर्सन में लिखा गया है, तो फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। और इसका काइंड कौन कौन है, याद रखेंगे शेक्सपियरियन सोनेट, एलिजाबेथन सोनेट, ओके, इंग्लिश सोनेट और लिरिक लव सोनेट। ये चारों पांचों पॉइंट को जो है आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, स्टेंजाज, इसमें कितने सारे स्टेंजाज हैं, यानी सोनेट नंबर 29 जो है ये आप जान रहे हैं, आप सीख चुके हैं, आप जानते होंगे पहले से ही कि सोनेट 29 14 लाइन्स का है, यानी सोनेट जो है 14 लाइन्स का ही होता है। तो इसमें कितने सारे स्टेंजाज हैं। ओके, तो ये स्टेंजाज इसमें जो है ना, याद रखेंगे इसमें स्टेंजाज मैंने लिखा है कि 4 स्टेंजाज हैं, याद रखेंगे 4 स्टेंजाज हैं। कितने स्टेंजाज हैं, 4 स्टेंजाज हैं। लेकिन इसको जो है डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, याद रखेंगे 2 पार्ट में किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, 2 पार्ट में बोले तो जो है पहला 12 लाइन का, ठीक है, आप जानते हैं पहला 12 लाइन का और बाद में 2 लाइन का जो कॉपलेट होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। स्टेंजाज कितने हैं, 4 हैं। उसके बाद हम लोग अगर इसको आगे देखेंगे तो 3 क्वार्टरन्स है। 3 क्वार्टरन्स मतलब 3 क्वार्टरन है, क्वार्टरन में से 4 लाइन्स का। ओके, तो 3 इंटू 4 अगर करेंगे, 3 इंटू 4, ओके, तो आप देख पाएंगे कि 12 हो गया। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। ओके, और दूसरा पार्ट में 1 कॉपलेट में से पेयर, एक जोड़ा 2 लाइन का होता है। ओके, तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 लाइन्स का हो गया। और इसको जो है इसमें जो है इसको बांटा कितने भाग में गया है, यानी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। कितना में, 2 में, 12 प्लस 2, याद रखेंगे, सॉरी हाँ 12 और 2, यानी जो स्टेंजाज है 3 क्वार्टरन से 12 हो गया, और सॉरी हाँ 3 क्वार्टरन से 12 हो गया, और प्लस लास्ट में एक कॉपलेट है तो 2 लाइन का, तो 14 लाइन से हो गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ओके, यानी स्टेंजाज कितने, 4 स्टेंजाज। कितने क्वार्टरन, 3 क्वार्टरन, यानी एक क्वार्टरन इक्वल टू 1 क्वार्टरन इक्वल टू 4 लाइन्स। ओके, और उसके बाद कितने कॉपलेट, 1 कॉपलेट, तो 40 लाइन हो जा रहे हैं। अगर उसको बांटने की बात करें तो कितने भाग बांटा गया, कितने पार्ट्स में बांटा गया, तो 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट कितने लाइन का है, तो 12 लाइन्स का, और दूसरा पार्ट कितने लाइन का है, तो 2 लाइन्स का। ओके, तो 40 लाइन हो जा रहा है। ओके, यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ओके, एग्जाम में जो है इसको आप गलत बना के नहीं आएंगे, ध्यान देंगे। रिटन इन, इसको किस चीज़ में लिखा गया, ओके, एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। राइम स्कीम क्या है इसका, राइम स्कीम पूछा जाता है AB CD EF G। इसको लर्न बाय हार्ट अपने दिल से याद कर लीजिए, इसको याद कर ही लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जा सकता है, या तो उससे पूछा जाएगा इस सोनेट नंबर 29 से कि किस स्टाइल में लिखा गया है, तो एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, और इसका जो है राइम स्कीम क्या है, तो AB CD EF G। ये जो है विलियम शेक्सपियर का जो है लिखने का राइम स्कीम हुआ करता था, सोनेट लिखने का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एड्रेस टू, यानी ये सोनेट 29 जो है
इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने किसको एड्रेस किया, किसको डेडिकेट किया, एड्रेस टू या डेडिकेटेड टू, किसको समर्पित किया, तो हिज फ्रेंड। ऐसे तो उससे पता नहीं चलता है, लेकिन आप डीपली पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसके फ्रेंड को ही उन्होंने डेडिकेट किया था, एड्रेस किया था। आपको एग्जाम में हिज बिलीवेड भी आ सकता है, हिज लव भी आ सकता है। तो अगर ये सब ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप उसमें टिक कर लेंगे, यानी उसको बना लेंगे। ओके, तो एड्रेस जो ये सोनेट नंबर 29 विलियम शेक्सपियर ने जो एड्रेस किया है या डेडिकेटेड किया है अपने फ्रेंड विलियम हर्बर्ट, W फॉर विलियम लिखेंगे, विलियम हर्बर्ट को किया था। और किस तरह से किया था कवि में आप देखेंगे, कविता में, पोएम में पढ़ेंगे सोनेट को, तो उसमें दाई का यूज़ किया गया है और दाई और दी का यूज़ किया गया है। दोनों का मतलब यू होता है, बोले तो तुम होता है। तो आपको यहाँ भी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दाई और या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दी। वहाँ ही, सी, यू, वी इस तरह का रहेगा तो यू टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे थीम्स, यानी इसमें थीम क्या है, इसका मेन थीम क्या है। व्हाट इज द मेजर थीम्स ऑफ सोनेट 29 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, किस जो है इसका मेजर थीम क्या है। तो याद रखेंगे इसका मेजर थीम वेल्थ को भी माना गया है, फ्रेंडशिप को माना गया है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग लव एंड कैन चेंज, लव कैन चेंज वंस मूड, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगर रहेगा किसी के लिए अपने दिल में तो आपका मूड बदल सकता है। ये भी एक तरह का, ये भी एक थीम है। दूसरा जेलसी है, एंग्जाइटी है, लव है, इस सबको आप पॉइंट आउट कर लेंगे। यानी इनमें से जो मैंने 5-6 कहा, इनमें से आपको एग्जाम में अगर थीम पूछा जाएगा तो वो सब दिया जा सकता है। ओके, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। थीम्स में क्या है, वेल्थ है, फ्रेंडशिप है, ओके, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, स्ट्रॉन्ग फीलिंग लव कैन चेंज वंस मूड, या एंग्जाइटी, जेलसी या लव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। इन द फर्स्ट स्टेंजा, याद रखेंगे स्टेंजा मैंने कहा कि 4 स्टेंजा है। ओके, यानी 3 क्वार्टर्स में लिखा गया, 1 कॉपलेट है। तो देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 पॉइंट को जो है निचोड़ा है। कितने, कहाँ से, फर्स्ट स्टेंजा से, याद रखेंगे। यानी फर्स्ट स्टेंजा से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, तो आप इसको यहाँ तक लास्ट इस जगह तक देख लेंगे तो आपसे एग्जाम में अगर फर्स्ट स्टेंजा से क्वेश्चन आएगा तो आप इजी वे में आंसर कर पाएंगे, मिस नहीं करेंगे। हर पॉइंट को, हर लाइन को मैंने लिखा है। ओके, उससे क्वेश्चन बनाए आपके लिए। देखेंगे इन द फर्स्ट स्टेंजा द स्पीकर स्पीक्स अबाउट हिज डिसग्रेस, यानी पहले ही स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा में स्पीकर किसको कहा गया, इसमें पोएट को कहा गया। ओके, यानी कह सकते हैं कि जो कवि है यानी विलियम शेक्सपियर अपने बारे में बताता है। ओके, क्या बता रहा है, देखेंगे इन द फर्स्ट स्टेंजा द स्पीकर, यानी स्पीकर जो है पहला स्टेंजा में जो बोलने वाले जो कवि है, कवि हैं, आप पोएट भी कह सकते हैं, स्पीक्स अबाउट हिज ग्रेस, हिज डिसग्रेस, वो अपने डिसग्रेस के बारे में बात करता है। डिसग्रेस का मतलब होता है डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है सैडनेस कह सकते हैं, यानी अपनी उदासी या निराशा के बारे में वो बात करता है। वो फ्रस्ट्रेटेड है अपने लाइफ से, उसके बारे में बात करता है। आप देखेंगे यहाँ से ओपनिंग लाइन में, वेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैन्स आइज, यानी जब यहाँ का अगर इसको अगर समझेंगे फर्स्ट लाइन को, तो यह स्पीकर कहता है, यानी कवि कहता है कि जब मैं डिस्ग्रेस में होता हूँ, डिस्ग्रेस बोले तो मैं जब उदास होता हूँ, डिस्पेयर में होता हूँ, किससे, फॉर्चून से, अपने ही फॉर्चून से, अपने ही फॉर्चून में से होता है किस्मत, लक, अपने ही लक से, अपने बैड लक से जब मैं निराश होता हूँ। और किससे होता हूँ, एंड मेंस आइज, मेंस आइज का मतलब होता है जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वो लोग जो है मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, मुझे एक तरह का इंसल्ट फील होने लगता है। ओके, यानी एक तरह का वो हमको रिजेक्ट कर चुके हैं। कौन रिजेक्ट कर चुके हैं, सोसाइटी के लोग। तो एक क्वेश्चन वाली आंखों से हमको देखते हैं, एक प्रश्न जैसे कोई पूछता है उस नज़र से मुझे देखती है सोसाइटी। तो यहाँ से जो है पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फर्स्ट लाइन में कवि किसके बारे में चर्चा करता है, तो डिस्पेयर के बारे में बात करता है, डिस्ग्रेस के बारे में बात करता है, फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द स्पीकर इज वेरी सैड, यानी स्पीकर जो है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत उदास है, एंड डिससेटिस्फाइड विथ हिज फॉर्चून एंड मेंस आइज, और बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, यानी असंतुष्ट है। किससे असंतुष्ट है, किसी दूसरे से असंतुष्ट नहीं है, बल्कि वो अपने आप से, अपने फॉर्चून से, अपनी किस्मत से, अपने बेड लक से जो है डिससेटिस्फाइड है, बोले तो असंतुष्ट है। और एंड मेंस आइज, और लोग जो एक क्वेश्चन भरी नज़र से देखते हैं, घृणा की नज़र से देखते हैं, एक तरह का अनसक्सेसफुल
जो है इसको मानते हैं कि तुम क्या कर पाओगे, एक निकम्मा की तरह देखते हैं, तो उससे ये परेशान हो जाता है और अपने ही लाइफ से बहुत ज़्यादा सैड होता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द स्पीकर सिट्स अलोन एंड वीप्स ओवर हिज आउटकास्ट स्टेट एंड बेड लक। तो आगे पॉइंट को देखेंगे तो वो जो है कवि कहता है, यानी विलियम शेक्सपियर कहता है, द स्पीकर कहता है कि वो खुद बैठता है, ही सिट्स अलोन, अकेला बैठ जाता है। जब वो दुख में होता है, परेशान होता है, दुनिया चाहता है कि हम भी अमीर बनते, काश मेरे पास भी बहुत सारा धन दौलत होता, लेकिन जब वो देखता है कि अपना स्टेट, बोले तो स्टेट का मतलब होता है अवस्था, अपनी जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसकी ठीक नहीं होती है, यानी बेड इकोनॉमिक कंडीशन होता है, उस अपनी अवस्था उसकी ठीक नहीं होती है, अपने हालात अच्छे नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है, वो अकेला बैठ जाता है, ही सिट्स अलोन, वो अकेला बैठ जाता है, यानी द पोएट या द स्पीकर ऑफ द पोएम इज वेरी आइसोलेटेड, वो एकदम बिल्कुल आइसोलेटेड है, बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है, बैठ जाता है। एंड विश ओवर हिज आउटकास्ट स्टेट, और वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से रोता है, अपने ही बैठ जाता है, किसी जगह बैठ जाता है, सुनसान जगह पे बैठ जाता है और वो रोने लगता है। किस चीज़ के लिए रोता है, अपने ही आउटकास्ट, यानी वो आउटकास्ट में से होता है रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी, यानी उसको लगता है कि हम जो है सक्सेसफुल मैन नहीं है, ओके, मेरे जीवन में सिर्फ दुख और ट्रबल है, परेशानियां हैं, ओके, तो वो अपने जीवन से जो है ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, और इसलिए वो कहता है कि आउटकास्ट स्टेट, अपने ही आउटकास्ट, बोले तो जो है समाज उसको धिक्कार चुकी है, उसको जो है रिबफ कर चुकी है, उसको जो है अपनाना छोड़ चुकी है, उसको अलग कर दी है, ओके। और एंड बेड लक, और किस पर रोता है, आउटकास्ट स्टेट, यानी ऐसी स्थिति जो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, और अपना बेड लक जो है अपना जो बुरी किस्मत की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा रोता है अकेला बैठ के। तो आप समझ पा रहे हैं थर्ड पॉइंट को, यानी आप लाइन बाय लाइन का मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द फ्रेज। तो फर्स्ट स्टेंजा को देखेंगे तो आपको तीसरे लाइन में मिलेगा, हो सकता है दूसरे या तीसरे देख लेंगे, ट्रबल्ड द हेवन, ओके, जिसका मीन्स होता है, विच मीन्स ही प्रेज, यहाँ पे एस लगा देंगे, ही प्रेज बट गॉड डजेंट आंसर, ओके, या गॉड डजेंट हियर। तो यानी विलियम शेक्सपियर या कवि, पोएट ऑफ द सोनेट, या कह सकते हैं स्पीकर ऑफ द सोनेट, वो एक फ्रेज का यूज करता है और कहता है ट्रबल डेफ हेवन। ट्रबल का मतलब आप जानते हैं कि परेशानियां, ओके, जीवन में जो भी कष्ट होता है, और डेफ का मतलब होता है बहिरा, ओके, आप जानते हैं जो सुन नहीं पाता, और हेवन का मतलब होता है, हेवन में जो जन्नत कहा जाता है, लेकिन हेवन का मतलब है गॉड से यहाँ पे जो है इन्होंने कंपेयर किया है। तो जो है विलियम शेक्सपियर कहते हैं, यानी स्पीकर कहता है कि हम जब परेशान होते हैं और हम उससे दुआएं मांगते हैं, प्रेज करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से कि तुम मुझे इस मुसीबत से निकालो, लेकिन वो क्या करता है, ही प्रेज बट गॉड डजेंट हियर या आंसर। वो तो कहता है कि मैं तो करता हूँ, यानी भगवान से मैं दुआएं करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, ओके, लेकिन मेरा जो मेरी एक भी बात जो है गॉड नहीं सुनता है, यानी या ना कोई आंसर देता है, यानी मेरी जो है प्रार्थना को इग्नोर कर देता है। तो आप समझ पा रहे हैं, यहां से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये फ्रेज को याद रखेंगे, जिसका मतलब होता है ही प्रेज बट गॉड डजंट हियर या गॉड डजंट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द स्पीकर थिंक्स दैट गॉड डजंट केयर हिज प्रॉब्लम्स एंड बुटलेस क्राइज। आगे मैंने इसी लाइन को थोड़ा अलग अंदाज में लिखा है कि स्पीकर जो है सोचता है, यानी कवि जो सोचता है, क्या सोचता है, गॉड डजेंट केयर हिज प्रॉब्लम्स, यानी कहता है कि गॉड को मेरी प्रॉब्लम यानी मेरी समस्याओं का, मेरे कष्ट का कोई परवाह नहीं है, ओके। और एंड बुटलेस क्राइज, और बुटलेस का मतलब होता है यूजलेस क्राइज, और मैं रोता हूँ, इतना रो कर उसके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, भगवान को मांगता हूँ, अपने आप से को जो है उदासी से दूर होना चाहता हूँ, लेकिन भगवान जो है मेरी बातों को यूजलेस बना देता है, मेरी क्राई को, मेरे रोने को यूजलेस बना देता है, एक भी मेरी बातों को नहीं सुनता है, ना मेरी बातों का जवाब देता है, यानी मेरी हर प्रार्थनाओं को भी इग्नोर करता है। ये आप समझ सकते हैं कि कवि जो है यहाँ पे स्पीकर जो है वो नेगेटिव जो है कह सकते हैं नेगेटिव की बात करता है, नेगेटिविटी की बात करता है फर्स्ट 4 लाइन में, यानी फर्स्ट स्टेंजा में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द स्पीकर कर्सेस हिमसेल्फ एंड हिज ऑन फेथ। तो यहीं पर वो नहीं रुकता है, वो बैठा हुआ रहता है, उसके बाद अपने भगवान से तरह तरह की शिकायतें करता है, कंप्लेन करता है, हमको और आपको बताता है, और वो लास्ट में क्या करता है बोले तो स्टेंजा के
फोर्थ फर्स्ट स्टेंजा के फोर्थ लाइन को देखेंगे तो वो अपने आप को कर्स करता है। कर्स का मतलब होता है अपने आप को बद्दुआ देता है, अपने आप को अभिशाप देता है। ओके, अपने आप के बारे में, अपने लाइफ के बारे में और हिज ऑन फेट, और अपने ही किस्मत के बारे में अभिशाप करने लगता है। यानी कह सकते हैं ही इज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विथ हिज ऑन लाइफ, विथ हिज ऑन फेट। ओके, वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है अपने लाइफ से, अपने फेट से, अपने किस्मत से। यहाँ फेट में से लक होता है, फॉर्चून होता है। ओके, अब देखेंगे हम लोग यहाँ सेकेंड स्टेंजा मैंने लिखा है, तो इसमें जो है पॉइंट नंबर 1 2 3 4 चार जो है मैंने लाइन आपके लिए, चार मेजर पॉइंट्स जो है आपके लिए की फैक्ट्स लाया है। यानी सेकेंड स्टेंजा में कहता है कवि यानी स्पीकर, द स्पीकर विशेस टू बी लाइक समवन हु इज मोर हेल्पफुल अबाउट हिज फ्यूचर। तो सेकेंड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में वो कहता है कि विश करता है, विश मतलब इच्छा जाहिर करता है कि अगर वो किसी के तरह वो उसके तरह बनना चाहता है जो मोर होपफुल हो, किसके बारे में, अबाउट हिज फ्यूचर। यानी ही वांटेड टू बी अ होपफुल पर्सन लाइक अदर सक्सेसफुल पर्सन, लाइक अदर होपफुल पर्सन, वो बनना चाहता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो विश क्या करता है, यानी सेकेंड स्टेंजा में तो क्या करता है, मोर होपफुल बनना चाहता है। दूसरे जो सक्सेसफुल मैन होते हैं, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उसी तरह बनना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ही विशेस टू फ्रेंड्स अराउंड हिम। ओके, उसके बाद है इंटेलेक्चुअल, कह सकते हैं अराउंड हिम लाइक सक्सेसफुल मैन, या कह सकते हैं ही हैज। तो यहाँ पे जो है फिर वो विश करता है कि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स होते, जैसे एक सक्सेसफुल मैन होता है, एक कामयाब आदमी होता है तो उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, उसके घर में आना जाना, पार्टियां होते रहती है, लोगों से घिरे हुए होते हैं। ओके, तो वो वैसा ही बनना चाहता है। तो यहाँ पे जो है सेकंड, पहला बार क्या बनना चाहा, पहले लाइन में वो कहना चाहता था, यानी वो विश करता है, डिजायर करता है, इच्छा जाहिर करता है कि मुझे वैसा दोस्त चाहिए जो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल हो। ओके, हमको उसी तरह अगर हम बनते तो ज़्यादा बेहतर होता। और दूसरी लाइन में वो कहता है कि काश मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते जो अमीर फ्रेंड्स होते, और हम उससे अमीर फ्रेंड्स होते, या हम भी अमीर होते और हम भी चारों तरफ घिरे रहते वैसे दोस्त से। तो उस तरह का, और किस तरह का जो है दोस्त चाहता है, वो इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल फ्रेंड चाहता है, यानी तेज तर्रार जो है फ्रेंड चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ही डिजायर्स मेंस आर्ट मेंस स्कोप, वो डिजायर करता है, यानी वो फिर इच्छा जाहिर करता है। ये सेकेंड स्टेंजा में वो इच्छा ही जाहिर करता है। फर्स्ट स्टेंजा में क्या करता है, याद रखेंगे, फिर से एक बार रिवाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेंजा में अपने लाइफ से डिस्पेयर है, अपने लाइफ से उदास है, अपने जीवन को जो है दुहाई दे रहा, अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान, अपनी किस्मत से परेशान है। सेकेंड स्टेंजा में विशेष करता है कि मुझे भी सक्सेसफुल आदमी की तरह हमको भी होपफुल होना चाहिए। वो ऐसा डिजायर करता है कि मेरे चारों तरफ फ्रेंड्स होते, बहुत सारे फ्रेंड्स होते, मेरे घर में पार्टियां होती। ओके, और फिर डिजायर करता है कि काश मेरा मेंस आर्ट और मेंस स्कोप होता, यानी वो कहता है कि मैं ऐसे साधारण आदमी बन के रहना नहीं चाहता हूँ। ओके, यानी वो कहता है कि हमको मेंस आर्ट होना चाहिए। मेंस आर्ट का मतलब होता है आदमी का जो स्किल होता है, इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है, वो भी मुझ में होता काश। ओके, या मेंस स्कोप। ओके, यहाँ पे मेंस आर्ट और मेंस स्कोप दोनों को याद रखेंगे। ये कहता है कि मेरा मेन जो आदमी का जो इंटेलेक्चुअल होता है या इंटेलेक्चुअल स्किल होता है वो भी होता और हम डेवलप्ड होते काश। ओके, तो मेरी ऐसी स्थिति नहीं होती, अपने इकोनॉमिक कंडीशन से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, विथ व्हाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंट लिस्ट। कहता है फोर्थ लाइन का मतलब सेकेंड स्टेंजा के फोर्थ लाइन में कहता है विथ व्हाट आई मोस्ट एंजॉय, अगर वो मेरे साथ रहता, मेरे पास रहता। ओके, ऐसा जो है फ्यूचर के बारे में सोचने वाला होता। ओके, मेरा बहुत होपफुल होता, फ्रेंड्स होते, मेरा स्किल डेवलपमेंट होता, तो उसी के साथ मैं जो है इंजॉय भी करता और कंटेंटेड रहता, मतलब संतुष्ट, कम से कम संतुष्ट तो रहता। ये बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, यानी स्टैंडर्ड थर्ड की बात कर रहे हैं। ओके, हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड में 1 2 3 4 5 पॉइंट लेकर आया हूँ। ओके, स्टैंडर्ड थर्ड में कहता है ही सेज येट दिस थॉट्स आर डिस्पाइजिंग हिम, वो कहता है कि अभी भी जो मेरे थॉट्स से आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ओके, अपने लाइफ को लेके, अपने फेट को लेके, तो वो मुझे ऐसे ही थॉट जो है मुझे परेशान करती है, मुझे डिस्पाइज कर रही है। डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत कर रही है, ऐसे चीज़ों से मुझे घृणा हो रहा है, ऐसी चीज़ों से मुझे मेरा लाइफ जो है बर्बाद हो रहा है। ओके, कौन कहता है? विलियम शेक्सपियर यानी द स्पीकर कहता है। ओके, सोनेट जो है स्टेंजा थर्ड के फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, सडनली हिज मूड चेंजेस व्हेन ही टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड। ओके, अब अचानक क्या होता है
कि उसका मूड चेंज हो जाता है। ओके, इन ए ड्रामेटिक वे कह सकते हैं। अचानक ऐसा घटना घटता है, ऐसा क्या घटना घटता है, वो रिमेंबर करता है। ओके, क्या रिमेंबर करता है, उसके फ्रेंड के बारे में सोचता है, रिकॉल करने लगता है। ओके, या यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल सकता है फ्रेंड, या बिलीवेड भी मिल सकता है, या लव भी मिल सकता है, या स्वीट लव भी मिल सकता है। ओके, तो याद रखेंगे, उसमें क्लियर नहीं है, लेकिन याद रखिए कि उसका मूड बदल जाता है जब वो याद करता है अपने दोस्त को या अपने बिलीवेड को। उसका दोस्त कौन है, विलियम हर्बर्ट। हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही कि एड्रेस किसको कर रहा है इस कवि में, इस कविता में, इस सोनेट में। तो जो है द स्पीकर, तो विलियम हर्बर्ट जो उसका फ्रेंड था, यू के सहारे से वो उसको क्या करता है, एड्रेस करता है। तो वो कहता है, यानी स्पीकर कहता है कि अचानक उसका बदल जाता है, मूड बदल जाता है जब वो याद करता है अपने स्वीट लव को, अपने बिलीवेड फ्रेंड को याद करता है। ओके, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका मूड कैसे चेंज होता है। पहले तो उसका डिस्पेयर में था, ठीक है, नेगेटिव सोच रहा था, नेगेटिव थिंकिंग, उससे उसका जब ब्रेन भरा हुआ था नेगेटिव थिंकिंग से, तो अचानक कैसे उसमें सडन चेंज हो जाता है, यानी ड्रामेटिक वे में कैसे होता है। तो वो क्या करता है, अपने जब फ्रेंड को रिकॉल करता है, रिमाइंड करता है, याद करता है, मेमोराइज करता है, तो उसको जो है उसका दिमाग मूड चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आई थिंक हैप्पीली अबाउट दी देन माई स्टेट। कहता है कि मैं जो है ना, मतलब कवि कहता है, यानी स्पीकर कहता है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, हैप्पीली सोचता हूँ ना, दी मतलब यहाँ पे दी मीन्स तुम। यहाँ मैंने कहा था पहले ही कि दी या दाई मीन्स तुम होता है, दाव भी होता है, याद रखेंगे, दाव भी एग्जाम में आ सकता है। THOU, दाव मीन्स भी तुम होता है। ओके, दी, दाई, दी या दाव। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं जो है जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, और अपना अपना स्टेट जो होता है, मेरी अवस्था जो है वो भी मेरा ठीक ठाक हो जाता है। ओके, यानी हम उस समय मेरा कोई परवाह नहीं रहता है। ही फील्स हैप्पी लाइक टू द लार्क एट ब्रेक द डे। यहाँ पे याद रखेंगे लार्क का यूज़ किया गया है। जो है कवि कहता है, स्पीकर कहता है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लार्क की तरह जो है, लार्क का मतलब होता है एक चिड़िया, ए बर्ड, ए काइंड ऑफ बर्ड, एक चिड़िया का नाम लार्क है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवि जो है, यानी स्पीकर जो है सोनेट नंबर 29 में किसके बारे में, किससे कंपेयर करता है उसके हैप्पी लाइफ को, या कैसा उसको लगता है। तो यहाँ पे लार्क की तरह याद रखेंगे, एक बर्ड है। और ये ब्रेक ऑफ द डे, जैसे दिन का जो शुरुआत होता है लाल चीज़ों के उड़ने से, फ्लाई होने से। ओके, तो लार्क का यूज़ किया गया है। तो मेरी ज़िंदगी में जो भी अंधेरापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। कब, जब हम तुम्हें याद करते हैं, जब तुम्हें रिकॉल करते हैं, जब तुम्हें रिमाइंड करते हैं। मैं तुम्हें व्हेन आई रिमेंबर यू, इसका मतलब जब मैं तुम्हें याद करता हूँ तो ऑल काइंड्स ऑफ डार्कनेस, ऑल काइंड्स ऑफ डिस्पेयर, ऑल काइंड्स ऑफ सैडनेस रिमूव्स फ्रॉम माई लाइफ। ठीक है, यानी जितने सारे मेरे जीवन में डार्कनेस है, अंधेरापन है, जितने सारे दुख दर्द गम है, सारे रिमूव हो जाते हैं, सारे हट जाते हैं। कौन कहता है, विलियम शेक्सपियर कहता है, अपने बिलीवेड को, अपने लव फ्रेंड को याद करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, लास्ट पॉइंट इसमें, यानी स्टेंजा नंबर 3 का लास्ट पॉइंट, आई फील लाइक गोइंग फ्रॉम सलन आर्ट टू हेवन्स गेट। वह कहता है कि जब मैं तुम्हें याद करता हूँ ना, व्हेन आई रिमेंबर, तो आई फील लाइक, तो मुझे लगता है कि मैं सलन अर्थ से, है ना, हेवन गेट जा रहा हूँ, ऐसा लगता है। ओके, सलन अर्थ से हेवन गेट जा रहा हूँ। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कवि जो है जब अपने फ्रेंड के बारे में सोचता है या उसको याद करता है तो वो किस तरह का फील करता है। तो सलन, ऐसा लग रहा है कि ही फील्स लाइक गोइंग फ्रॉम सलन अर्थ टू हेवन्स गेट, याद रखेंगे, हेवन्स गेट। और अब देखेंगे, अब जो है कॉपलेट को देखेंगे। किसको देखेंगे, कॉपलेट, जो लास्ट जो है हम लोग आप समझ चुके हैं कि हम लोग 3 स्टेंजा की बात कर चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में क्या कहता है, सेकंड स्टेंजा में क्या कहता है, थर्ड स्टेंजा में क्या कहता है। अब हम लोग कॉपलेट के बारे में बात करते हैं, यानी लास्ट 2 लाइन्स जो है कॉपलेट कहलाता है, पेयर्स कहलाता है। तो इसमें जो है क्या कहता है कवि, फिर देख लेंगे अच्छा से। यहीं पे आपको कंक्लूजिंग मिलेगा, यहाँ से कह सकते हैं कंक्लूजन यहाँ से मिलेगा आपको। इन द कॉपलेट द स्पीकर सेज, ओके, यानी कॉपलेट में स्पीकर कहता है, क्या कहता है, दाई स्वीट लव ब्रिंग्स फॉर मी वेल्थ, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। वह कहता है कि जब मैं तुम्हें याद करता हूँ तो तुम्हारी स्वीट लव, तुम्हारी स्वीट मेमोरी, तुम्हारा जो है, तुम्हारी यादें मेरे जीवन में क्या कर लाती है,
है ना, हर तरह की उदासियों को खत्म करती है और लाता है वेल्थ, लाता है ना, वेल्थ लाता है, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन लाता है, यानी अंदर से जो है मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, एंड हैप्पीनेस, यानी हैप्पीनेस भी आता है। यानी कह सकते हैं कि जो कंक्लूड होता है, ये इसका कंक्लूडिंग पारा जो है कॉपलेट में, जहाँ से शुरू हुआ था, डिस्पेयर से शुरू हुआ था और ख़त्म एंड कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे हैप्पीनेस में ख़त्म हो रहा है। ओके, आगे कहता है दैट देन आई स्कोन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जब सोचता हूँ, व्हेन आई रिमेंबर यू, तो मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि अगर एक किंग जो है अपना किंगडम दे दे मुझे, और अब मेरी यादें, मतलब जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अगर वो वापस लेना चाहे कि मैं तुम्हें अपना किंगडम दे देता हूँ, तुम्हारी यादें अपने फ्रेंड या लव के बारे में सोच रहे हो, वो मुझे वापस कर दो, तो मैं वैसे वैसे जो है धन दौलत को मैं धिक्कार दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी यादों में ही रहूँगा, वही रहना पसंद करूँगा। तो आप समझ चुके हैं। फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में बात करता है डिस्पेयर की बात, नेगेटिव की बात, सैडनेस की बात, उदासी की बात, फ्रस्ट्रेशन की बात। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, सेकंड स्टेंजा में बात करता है, ओके, अब विशेष जाहिर करता है कि काश मैं भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह होता। ओके, और जो अपने अपने लाइफ के बारे में, जो अपने फ्यूचर के बारे में होपफुल होते हैं, काश मेरे वैसे फ्रेंड होते जो बहुत अमीर होते, और मैं भी वैसा होता तो चारों तरफ से फ्रेंड से घिरा हुआ होता। और फिर वो कहता है कि अगर डिजायर करता है, यानी सेकंड स्टेंजा की बात कर रहे हैं, वो डिजायर करता है कि मुझे स्किल डेवलपमेंट होता, मुझ में स्किल इतना होता, मेंस स्कोप होता। ओके, तो मैं अपने जीवन में इंजॉय करता। और थर्ड स्टेंजा में वो कहता है कि मेरे ये जो थॉट हैं, जो मैं तुम्हारे बारे में इस तरह अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, अपने लाइफ के बारे में, तो शायद वही मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ओके, और ऐसा ही करते करते अचानक उस दोस्त को याद करने लगता है, उस बिलीवेड को याद करने लगता है, उस लव को याद करने लगता है। जैसे ही याद करता है तो उसका मूड चेंज हो जाता है, और धीरे धीरे वो कहता है कि मैं जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता हूँ। आप समझ पा रहे हैं, थर्ड स्टेंजा में ये कहता है। ओके, और वो कहता है इतना खुश हो जाता हूँ, जैसे एक लार्क जो है, पक्षी का यूज़ किया गया है, एक लार्क का, कि जैसे जैसे जो होता है लार्क एट द डे ऑफ द ब्रेक, जो होता है ब्रेक ऑफ द डे होता है, जैसे शुरुआत होती है दिन का, तो लार्क कैसे उड़ता है, उस पक्षियाँ उड़ के जाती है, ठीक उसी तरह फील होता है। और फिफ्थ पॉइंट में, यानी थर्ड स्टेंजा के लास्ट पॉइंट में कहता है कि मैं जब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि सलन अर्थ से मैं हेवेंस गेट जा रहा हूं। तो आइए, आप समझ चुके हैं। और लास्ट जो कॉपलेट है, लास्ट कॉपलेट में बात करता है कि जब मैं तुम्हें याद करता हूं ना, तो मेरी हर वो चीज़ें, वो हर उदासी जो है अपने मेरे जीवन से जो है क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। और तुम्हारा प्यार जो है, तुम्हारी यादें मेरे जीवन में वेल्थ लाती है, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन लाता है और हैप्पीनेस लाता है। ओके, और लास्ट में ये कह के एंड करता है, क्लोज करता है अपने कॉपलेट को, कि दैट देन आई स्कोन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, कि मैं जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरी अवस्था ऐसी हो जाती है, मैं सारा बोर हो जाता हूँ खुशियों से। अगर कोई राजा भी मुझे कहे कि अपना मैं सारा किंगडम दे दूंगा, तुम उस खुशी को मुझे दे दो, तो मैं नहीं करूँगा। वैसे जो है वेल्थ से मुझे धिक्कार है। तो आई होप कि मैं पॉइंट वाइज, पार्ट वाइज या स्टेंजा वाइज, क्वाड्रेंट वाइज मैंने आपको समझा दिया है। फर्स्ट लास्ट तक आप समझ चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा जो है आपसे सेटिस्फाइड भी हूँ। आप समझ चुके हैं कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप सेटिस्फाइड होंगे। अगर आप सारे पूरे वीडियोस को देखे हैं, एक बार दो बार देख लीजिए इस वीडियो को, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा से हो जाएगी। आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।